कहानी की शुरुआत जेनी नाम की एक लड़की से होती है जो अपनी दादी के छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती है। वो चुपचाप प्याज छीलते हुए अपने दिन बिताती है, लेकिन अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है। जेनी को दिल की एक गंभीर बीमारी है। अपनी हाल की हॉस्पिटल विजिट के दौरान डॉक्टर उसे दुख भरी खबर देते हैं कि शायद उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनने के बाद जेनी थकी हुई और टूटी हुई हालत में सड़कों पर भटकने लगती है। रास्ते में एक अजीब चर्च के लोग उसे रोक लेते हैं और उसे अपने धर्म पर भरोसा करने के लिए समझाने लगते हैं। उनका कहना था कि दुनिया का अंत बहुत करीब है। पहले से ही परेशान जेनी गुस्से में कहती है कि शायद वो उस दिन तक जिंदा भी नहीं रहेगी। उसकी बात सुनकर चर्च वाले चुपचाप वहां से हट जाते हैं। उसी रात एक रहस्यमयी आदमी शहर के नाले के पास मौजूद अजीब पानी को छू लेता है और उसके साथ कुछ बेहद डरावना होने लगता है। अगली सुबह किम नाम का एक बुजुर्ग आदमी सिटी ऑफिस पहुंचता है। वो अपने गायब हुए दोस्त की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। उसी समय सन नाम का एक आदमी फिर से गंदे नाले की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। पूरे शहर में उसकी पहचान हमेशा शिकायत करने वाले इंसान की बन चुकी है, इसलिए सब लोग ये मामला नए कर्मचारी ली के सिर पर डाल देते हैं। बाकियों से अलग ली हमेशा ठंडे और भावहीन अंदाज में रहता है। जब सन गुस्से में नाले के पास फैली खतरनाक गंदगी के बारे में उससे बहस करता है, तब ली शांत रहते हुए कहता है कि वहाँ पहले ही चेतावनी वाले बोर्ड लगाए जा चुके हैं और वो लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जगह किसी प्राइवेट मालिक की है। कुछ समय बाद ली अकेले खाना खा रहा होता है। तभी किम उसके पास आता है और धीरे से उसे चेतावनी देता है कि शहर में हाल ही में कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले हुआ था। लेकिन ली को उसकी बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और वो ज्यादातर बातों को नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद उसी अजीब चर्च के लोग ली के पास भी पहुंच जाते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। किम गुस्से में उनका पर्चा मसल कर फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल चर्च का एक सदस्य अपनी असंभव ताकत का इस्तेमाल करके उसकी कार को सबके सामने तोड़ देता है। पहली बार किम सच में हैरान नजर आता है। दूसरी तरफ जेनी अपनी दादी से बार बार पैसों की मांग कर रही है क्योंकि वो मरने से पहले दुनिया घूमना और अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती है। उसकी दादी पैसे देने से मना कर देती है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछती है, लेकिन जेनी सच्चाई छिपा लेती है क्योंकि वो किसी को भी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। इसके बजाय वो अकेले ही भागने का फैसला कर लेती है। वो अपनी बचत का डिब्बा खोलती है, एक ट्रैवल बैग पैक करती है और चुपचाप बाहर निकलने लगती है। लेकिन रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी उसे पकड़ लेता है। जेनी उससे भी पैसे मांगती है, मगर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि वो खुद भी उसकी तरह कंगाल है, इसलिए जेनी अकेले ही निकल पड़ती है। इसी बीच सन की दुख भरी जिंदगी भी सामने आती है। घर में उसकी पत्नी हर चीज कंट्रोल करती है क्योंकि कमाई वही करती है। इसी वजह से सन हमेशा शर्मिंदा और बेबस महसूस करता है। यहाँ तक कि जब वो सस्ती चप्पल पहनकर सबके सामने गिर जाता है, तब उसकी अपनी बेटी भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। खुद को बेहद बेकार महसूस करते हुए सन बाद में अपने दोस्त कांग से मिलने जाता है। दोनों साथ बैठकर अपनी खराब आर्थिक हालत को लेकर दुख जताने लगते हैं। वहीं जेनी अपनी यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीदने मार्केट पहुंचती है। वो कोशिश करती है कि कोई उसे पहचान न पाए, लेकिन पूरे शहर में उसकी पहचान रेस्टोरेंट वाली दादी की पागल पोती के रूप में पहले से फैली हुई है, इसलिए हर कोई उसे तुरंत पहचान लेता है। यहाँ तक कि ली भी, जो अभी नया नया शहर में आया है, उसे देखते ही पहचान जाता है। जब वो जेनी को एक भारी ट्रैवल बैग और किम की कार जैसी दिखने वाली गाड़ी के पास खड़ा देखता है, तो उसे कुछ देर के लिए शक होने लगता है कि कहीं किम के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। अपने शक के कारण ली तुरंत जेनी को बैग खोलने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है क्योंकि बैग के अंदर कोई खतरनाक चीज नहीं होती, उसमें सिर्फ उसका सामान ही निकला। अगले ही पल पास में अचानक कोई चीज गिर जाती है। ली बिना सोचे समझे तुरंत जेनी को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है, वो थोड़ा असहज हो जाता है। जेनी तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो हंसते हुए कहती है कि अब उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, इसलिए सफाई का खर्च भी ली को ही देना पड़ेगा। अपनी गलती समझते हुए ली मजबूरी में उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसे पता था कि उसने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। उस रात जेनी अपनी दादी से फोन पर बात करती है। उसकी दादी रोते हुए कहती है कि उन्हें अपनी पुरानी खुशमिजाज जेनी बहुत याद आती है। ये सुनकर जेनी धीरे से जवाब देती है कि उसकी वो पुरानी वाली जेनी तो बहुत पहले मर चुकी है। ये सुनते ही उसकी दादी गुस्से में उसे डांटने लगती है और कहती हैं कि वो हर वक्त मौत की बातें करना बंद करे। इसके बाद वो फोन काट देती हैं। कुछ देर बाद जेनी कैंग और सन के पास एक बेहद बेवकूफी भरा प्लान लेकर पहुंचती है। वो दोनों से कहती है कि वो उसका नकली किडनैप करें, फिर एक फिरौती वाला वीडियो बनाकर उसकी दादी को भेज दें ताकि उससे ट्रैवल के लिए पैसे निकलवाए जा सके। हैरानी की बात ये थी कि दोनों बेवकूफ उसकी बात मान भी जाते हैं क्योंकि जेनी ने उन्हें भी पैसों में हिस्सा देने का वादा किया था। वीडियो बनाने के बाद तीनों बैठकर उसे देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि जेनी अचानक अपने सीने को पकड़ लेती है। कुछ ही सेकंड में उसका दिल पूरी तरह रुक जाता है और वो दोनों के सामने ही मर जाती है। कैंग तुरंत फूट फूट कर रोने लगता है, जबकि सन बुरी तरह घबरा जाता है। उसे यकीन था कि अब कोई भी उनकी बेगुनाही पर भरोसा नहीं करेगा। शुरुआत में दोनों उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारा इल्जाम अपने ऊपर आने के डर से सन फैसला करता है कि उन्हें जेनी की लाश को चुपचाप
चुपचाप नाले वाले इलाके में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वहाँ आमतौर पर कोई नहीं जाता। उधर ली घर लौटता है। घर पहुँचते ही उसकी मकान मालकिन फिर से उस पर चिल्लाने लगती है कि उसकी वजह से पड़ोसियों को परेशानी होती है। माफी मांगने के बाद ली अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त पड़ा था। उस गंदगी के बीच अकेले बैठे हुए ली कुछ गुप्त फाइलें देखने लगता है। उन फाइलों में बच्चों के नाम, मेडिकल रिकॉर्ड और हा नाम के एक डॉक्टर से जुड़ी जानकारी भरी हुई थी। करीब 20 साल पहले डॉक्टर हा बच्चों के एक अनाथालय को चलाता था, लेकिन एक दिन वहाँ एक भयानक धमाका हो गया। बाद में सच्चाई तब सामने आई जब वहाँ गार्ड की नौकरी करने वाले किम ने कबूल किया कि डॉक्टर हा अनाथालय के बच्चों पर छिपकर खतरनाक प्रयोग कर रहा था। यहीं से साफ हो जाता है कि ली बहुत लंबे समय से किम को ढूंढ रहा है। जब ली आखिरकार किम के ठिकाने पर पहुंचता है तो वहां किम नहीं मिलता। उसे सिर्फ उस रहस्यमयी चर्च का एक पर्चा मिलता है जो वहां पड़ा हुआ था। इसी दौरान किम की आंख खुलती है और वो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात उसका इंतजार कर रही थी। उसका गायब हुआ दोस्त अब एक भयानक राक्षस में बदल चुका था। दूसरी तरफ कैंग और सन डर और पछतावे में डूबे हुए जेनी की लाश को घसीटते हुए नाले की तरफ ले जा रहे थे। दोनों अंदर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। जैसे ही वो लाश को फेंकने वाले होते हैं, अचानक ली उनके सामने आ जाता है और पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। घबराकर कैंग और सन जल्दी से लाश को अपने पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ली को उन पर शक होने लगता है और वो बार बार देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या छिपा रहे हैं। घबराहट में इधर उधर होते हुए दोनों गलती से जेनी की लाश से टकरा जाते हैं। लाश लुढ़कते हुए सीधे नाले के पास जाकर गिर जाती है। ये नजारा देखकर ली पूरी तरह सन्न रह जाता है। वहीं कैंग और सन बुरी तरह घबराकर उसे समझाने लगते हैं कि सब ठीक है और जेनी बिल्कुल मरी नहीं है। जाहिर सी बात है, ली उनकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। वो तुरंत जेनी की तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि कैंग और सन लगातार सफाई देने की कोशिश करते रहते हैं। दोनों कबूल करते हैं कि उन्होंने सिर्फ उसका नकली किडनैप किया था, लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही ली ये मान लेता है कि शायद उन्होंने गलती से जेनी को मार दिया है। वो तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। फोन पर रिपोर्ट करते समय भी कैंग और सन बार बार कसम खाकर कहते रहते हैं कि उन्होंने जेनी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन तभी दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और अगले ही पल उनके चेहरे डर से जम जाते हैं, क्योंकि जेनी की लाश वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस वाले ली से पूछते हैं कि आखिर उसने हत्या की रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई थी। ली तुरंत जेनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने इन दोनों आदमियों को रेस्टोरेंट वाली दादी की पोती की लाश छिपाने की कोशिश करते हुए देखा था। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाता है। वो आराम से पूछता है, तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो अभी तुम्हारे पीछे खड़ी है? ली जैसे ही पीछे मुड़ता है वो वहीं का वहीं जम जाता है, क्योंकि जेनी उसके पीछे बिल्कुल जिंदा खड़ी थी, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। सन भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो घबराकर कैंग से पूछता है, वो सच में जेनी ही है ना? कैंग इतना डर जाता है कि लगभग वहीं बेहोश होने वाला था। जेनी खुद भी उतनी ही हैरान थी, क्योंकि उसे साफ याद था कि कुछ ही देर पहले उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। जेनी को अचानक याद आता है कि जब मार्केट में ली ने उसका बैग खुलवाया था, तब उसके आसपास रखी चीजें अपने आप हवा में हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ली बिना छुए ही उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। उधर जेनी की दादी अपने जान पहचान के एक रिटायर्ड डिटेक्टिव से संपर्क करती हैं और उससे जेनी की फोन लोकेशन ट्रैक करने को कहती हैं। शुरुआत में डिटेक्टिव बुरी तरह उलझ जाता है, क्योंकि जेनी का सिग्नल अचानक बहुत दूर जेजू आइलैंड में दिखाई देता है और अगले ही पल वापस उनके शहर में लौट आता है। अब उसकी दादी को भी महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ बहुत अजीब चल रहा है। वो जेनी के कमरे में जाती है और वहाँ उन्हें पता चलता है कि जेनी सच में घर छोड़कर जाने की तैयारी कर चुकी थी। दूसरी तरफ पुलिस कैंग और सन को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। जेनी के कहने के मुताबिक दोनों हर बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ इलाके में घूम रहे थे। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर जो पहले नाले वाले इलाके में गया था, अचानक बहुत ज्यादा पसीना बहाने लगता है। साथ ही वो उस जगह की गंदगी को लेकर लगातार शिकायत भी करता रहता है। सब लोग अभी भी इसी बात को लेकर परेशान थे कि जेनी साफ साफ मरने के बाद आखिर जिंदा कैसे हो गई। जेनी खुद बताती है कि जब उसकी आंख खुली थी तब उसने कुछ पल के लिए अपने सामने एक गोताखोर जैसा आदमी देखा था, लेकिन वो नहीं जानती कि वो कहां से आया था। जाहिर है उसकी इस अजीब कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं करता। इसके बाद सब लोग इस बात को लेकर घबराने लगते हैं कि जेनी की दादी को नकली किडनैपिंग वाले प्लान के बारे में क्या जवाब देंगे। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी वक्त जेनी की दादी वहां पहुंच जाती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। ये सुनते ही कैंग और सन डर के मारे अलग अलग जगहों पर जाकर छिप जाते हैं। इसी बीच जब जेनी एक अलमारी के अंदर छिपी होती है, तभी उसके साथ कुछ बेहद डरावना होता है। बिना किसी चेतावनी के वो अचानक खुद को जोसियन ईरा में पहुंचा हुआ पाती है। वहां उसके सामने लोगों को बेरहमी से यातनाएं दी जा रही थी। ये खौफनाक नजारा देखकर जेनी पूरी तरह डर जाती है। उधर उसकी दादी लगातार कैंग और सन पर चिल्ला रही थी और जेनी को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलती है, जेनी वहां से गायब हो चुकी होती है। कुछ ही पलों बाद जेनी अचानक फिर से वहीं दिखाई देती है। वो बुरी तरह डरी हुई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जेनी उन्हें बताती है कि उसने कुछ अजीब चीजें देखी और उसे लगा जैसे वो अचानक किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी। सन को लगता है कि वो सिर्फ अपनी दादी की डांट से बचने के लिए नाटक
कर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जेनी ने सच में कुछ नामुमकिन चीज का अनुभव किया है। पास ही खड़ा ली चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। जेनी और उसके आसपास हो रही रहस्यमयी घटनाओं में उसकी दिलचस्पी अब और भी बढ़ चुकी थी। उधर किम की आंख एक बार फिर खुलती है। इस बार वो उस संगठन के गुप्त मुख्यालय में मौजूद था। वहाँ के लोग उससे अमर बच्चे की लोकेशन के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। किम बताता है कि 20 साल पहले हुए प्रयोगों में कई बच्चे बच गए थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उनमें से कौन वो अमर बच्चा बना जिसे आज सब लोग ढूंढ रहे हैं। हालांकि उसे एक दूसरा बच्चा बहुत अच्छी तरह याद था, एक लड़का जिसे सिर्फ सब्जेक्ट 3972 के नाम से जाना जाता था। जैसे ही संगठन के लोग ये नंबर सुनते हैं, सबके चेहरे बदल जाते हैं क्योंकि उन्हें वो लड़का तुरंत याद आ जाता है। 20 साल पहले सब्जेक्ट 3972 लगभग बिना किसी याददाश्त के अनाथालय में पहुंचा था। उसे बस एक धुंधली सी याद थी, एक औरत की जो घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। समय बीतने के साथ उस पर भी बाकी बच्चों की तरह प्रयोग किए गए और धीरे धीरे उसके अंदर एक खतरनाक शक्ति विकसित हो गई। वो सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से चीजों को हिला सकता था बिना उन्हें छुए। लेकिन सब्जेक्ट 3972 अपनी इस ताकत को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता था। कई बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी। एक खतरनाक प्रयोग के दौरान अचानक एक दूसरा बच्चा उसकी मदद के लिए आगे आ गया और उसने उसकी जान बचा ली। उस बच्चे ने शांत आवाज में उससे कहा, मरना मत। सब्जेक्ट 3972 हैरान होकर पूछता है, तुम इतनी यकीन से ये कैसे कह सकते हो? ये सुनकर वो लड़का बस मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी नहीं मर सकता। वही रहस्यमयी बच्चा आगे चलकर इमॉर्टल चाइल्ड के नाम से जाना गया और आज वही इंसान है जिसे वो संगठन बेताबी से ढूंढ रहा है। तब से लेकर आज तक ली बार बार उस दौर की दर्दनाक यादें अपने सपनों में देखता रहता है। हर बार जब उसकी नींद खुलती है, उसके अपार्टमेंट से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि उन यादों के लौटते ही ली अपने जज्बातों पर पूरी तरह से कंट्रोल खो देता है। उधर जेनी की दादी उसे दोबारा हॉस्पिटल लेकर जाती है। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी डॉक्टर कोई बुरी खबर ही देगा, लेकिन इस बार डॉक्टर की बात सुनकर वो खुद हैरान रह जाती है। डॉक्टर बताता है कि जेनी की दिल की बीमारी पूरी तरह गायब हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गया है। डॉक्टर खुद भी समझ नहीं पाता कि ऐसा नामुमकिन कैसे हो गया। आखिर में वो इसे एक चमत्कार कहकर ही बात खत्म कर देता है। चमत्कार, ये शब्द सुनते ही जेनी की दादी को किसी की बहुत पुरानी बात याद आ जाती है। किसी ने उनसे कहा था कि जेनी एक मिरेकल चाइल्ड है। रिपोर्ट सुनने के बाद उसकी दादी और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। घर लौटते ही वो चुपचाप चॉय नाम के एक आदमी से संपर्क करती है। दूसरी तरफ सन और कांग साथ बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों इसी बात को लेकर घबराए हुए थे कि नकली किडनैपिंग वाले प्लान का सच जानने के बाद जेनी की दादी उनके साथ क्या करेंगी। गुस्से में कैंग अचानक कमरे के अंदर रखी एक चीज उठाकर दीवार की तरफ फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो चीज दीवार का एक हिस्सा तोड़ देती है। और ऐसा करने के लिए जितनी ताकत चाहिए थी, उतनी ताकत किसी आम इंसान में नहीं हो सकती थी। कैंग टूटी हुई दीवार को घूरता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है। उधर सन अपने घर वापस लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके साथ भी कुछ अजीब होने लगता है। अचानक उसका हाथ फ्रीजर के दरवाजे से बुरी तरह चिपक जाता है। वो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अब सन भी डर और उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन जेनी की दादी खुशी खुशी उसे बताती हैं कि उसकी सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ है। वो जेनी से वादा करती हैं कि अगर वो कुछ नियम माने और पहले एक ढंग की नौकरी कर ले, तो वो उसे पैसे भी देंगी और प्लेन की टिकट भी खरीद कर देंगी। ये सुनते ही जेनी खुशी से उछल पड़ती है। वो खुशी खुशी खाना खाते हुए अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाने लगती है। इसी दौरान चॉय दोबारा जेनी की दादी से संपर्क करता है और उनसे मिलने का इंतजाम करता है। उधर जेनी कैंग के साथ उसके काम में मदद करने लगती है, लेकिन कैंग अभी भी अपनी नई ताकत को लेकर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर ये शक्ति आई कहां से। तभी वहां ली पहुंच जाता है। वो जेनी से पूछता है कि क्या उसे वंडर इंडर नाम की किसी चीज के बारे में पता है। जेनी तो उस नाम को ठीक से बोल भी नहीं पाती। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर ली को उस पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। वो सीधे पूछ बैठता है, तुम मरने के बाद जिंदा कैसे हो गई? जेनी घबराकर झूठ बोलती है और कहती है कि वो मरी नहीं थी, बस सो रही थी। इसके बाद जेनी को अचानक याद आता है कि नकली किडनैपिंग वाले वीडियो की कैमरा रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। अगर किसी ने वो वीडियो देख लिया तो उसकी मौत का सच सबके सामने आ सकता है। घबराकर वो कैंग से कैमरे के बारे में पूछती है। कैंग आराम से बताता है कि उसने कैमरा नाले वाले इलाके में ही छोड़ दिया था। ये सुनते ही जेनी बिना समय गंवाए वहां की तरफ दौड़ पड़ती है, ताकि कोई और वीडियो देखने से पहले वो कैमरा वापस ला सके। रास्ते में उसे एहसास होता है कि ली चुपचाप उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कोई तीसरा आदमी भी परछाइयों में छिपकर ली पर नजर रखे हुए है। जब ली आखिरकार नाले वाले इलाके में पहुंचता है, तो वहां एक कबाड़ इकट्ठा करने वाला आदमी पहले ही कैमरा उठा चुका होता है। वीडियो देखने के बाद ली अपनी आंखों से वो भयानक सच देख लेता है। जेनी सच में उस रात मर गई थी और फिर किसी तरह दोबारा जिंदा हो गई। अब ली फैसला करता है कि उसे जेनी की एक आखिरी परीक्षा लेनी होगी। बिना किसी चेतावनी के वो उसके ऊपर मौजूद इमारत का एक हिस्सा गिरा देता है। अचानक चारों तरफ मलबा गिरने लगता है। जेनी पूरी कोशिश करती है वहां से निकलने की, लेकिन चाहे वो जितनी भी कोशिश करे, वो बाहर नहीं निकल पाती। इस पूरी घटना को दूर खड़ा सिर्फ सन देख रहा था
और जो कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे देखकर वो पूरी तरह अवाक रह जाता है। लेकिन जैसे ही पूरी इमारत तबाह होने वाली होती है, जेनी अचानक एक बार फिर गायब हो जाती है और अगले ही पल वो खुद को समुद्र के बीचों बीच एक जहाज पर खड़ा पाती है। बाद में जब पुलिस उसके फोन का सिग्नल ट्रैक करती है तो वो पूरी तरह उलझ जाती है, क्योंकि लोकेशन दिखा रही थी कि जेनी किसी समुद्री इलाके में मौजूद है। एक पुलिस ऑफिसर तो यहाँ तक कह देता है कि शायद ट्रैकिंग सिस्टम ही खराब हो गया है। उसी दौरान टीवी पर चल रहे एक हिस्टोरिकल ड्रामा में पीछे से दिखने वाली एक लड़की बिल्कुल जेनी जैसी नजर आती है, जिससे सबको लगता है कि शायद जेनी फिर से जोसियन एरा में पहुंच गई है। लेकिन असलियत कुछ और थी। वो गलती से एक हिस्टोरिकल शूटिंग सेट पर पहुंच गई थी। दुर्भाग्य से जेनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। जिस जहाज पर वो पहुंची थी वहाँ कुछ लोग चोरी छिपे गैर कानूनी सामान की तस्करी कर रहे थे। उन्हें लगता है कि जेनी कोई अंडरकवर ऑफिसर है। अगले ही पल वो उस पर बंदूकें तान देते हैं और गोली चलानी शुरू कर देते हैं। डर के मारे जेनी अचानक फिर से गायब हो जाती है और अगले ही पल वो वापस उसी टूटी हुई इमारत में पहुंच जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर ली अभी भी मलबे के बीच उसका शव ढूंढ रहा था। ऐसे में जब जेनी अचानक उसके पीछे जिंदा खड़ी दिखाई देती है तो ली बुरी तरह चौंक जाता है। घबराहट में वो बिना उसे छुए ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे दूर धक्का दे देता है। ये नामुमकिन नजारा देखने के बाद ली को आखिर पूरा यकीन हो जाता है वो सच में वही सब्जेक्ट 3972 है जिस पर 20 साल पहले प्रयोग किए गए थे। उधर संगठन के अंदर मौजूद एक लड़की को भी ली की याद आने लगती है। एक दूसरी महिला उसे याद दिलाती है कि बैल हमेशा सब्जेक्ट 3972 से नफरत करता था, क्योंकि दोनों की शक्तियां काफी मिलती जुलती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ली की ताकत बाल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसी बीच जेनी की आंख कैंग के घर में खुलती है। कैंग उसे बताता है कि सन उसे बेहोश हालत में वहां लेकर आया था। जब जेनी अपने कपड़ों को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके कपड़ों में सचमुच गोलियों के छेद मौजूद थे। अब उसे समझ आ जाता है कि जहाज वाली घटना कोई सपना या भ्रम नहीं थी, वो सब सच में हुआ था। ये देखकर जेनी घबराई हुई आवाज में कैंग से कहती है कि शायद अब उसके पास भी कोई सुपर पावर आ चुकी है। कैंग भी उतना ही डर जाता है। वो मानता है कि कुछ समय पहले उसने अनजाने में अपनी दीवार का हिस्सा तोड़ दिया था और उसे समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। दोनों तुरंत सन को देखने निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक बेहद अजीब नजारा देखने को मिलता है। सन ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, जबकि असल में उसका शरीर पास रखी एक धातु की चीज से बुरी तरह चिपका हुआ था। जेनी और कैंग तुरंत समझ जाते हैं कि सन के पास भी कोई शक्ति आ गई है। अब तीनों पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। घबराया हुआ सन उन्हें बताता है कि ली के पास भी अलौकिक शक्तियां हैं और उसी सुबह उसने जेनी को मारने की भी कोशिश की थी। ये सुनते ही जेनी हैरान रह जाती है। वो तुरंत फैसला करती है कि उसे ली से सीधे बात करनी होगी, इसलिए वो उसके काम वाली जगह पर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ ली ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे किसी बात की कोई जानकारी ही नहीं है। वो बार बार जेनी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो लगातार उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार ली बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है और कहता है कि उसे जरूरी काम है, लेकिन इससे भी जेनी नहीं रुकती। वो कैंग और सन को साथ लेकर फिर से उसके पीछे निकल पड़ती है। उधर जेनी की दादी को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। चॉई, जिससे वो मिलने वाली थी, अचानक मर चुका था। जब वो उसकी लाश देखने पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि चॉई ने कथित तौर पर खुद अपनी जान ले ली। मरने से पहले वो उनके लिए एक संदेश भी छोड़ गया था। उस चिट्ठी में चॉई लिखता है कि 20 साल पहले डॉक्टर हा पर गलत इल्जाम लगाए गए थे। उसका दावा था कि डॉक्टर हा ने कभी अपने हाथों से बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पढ़ते ही जेनी की दादी समझ जाती हैं कि किसी ने चॉई का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कुछ समय बाद एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। डॉक्टर हा जेल से रिहा हो चुका था। किसी रहस्यमयी समर्थक की मदद से उसे बाहर निकाला गया था और उसी व्यक्ति ने उसे इमॉर्टल चाइल्ड की तलाश जारी रखने का आदेश दिया था। जेल से बाहर आते ही डॉक्टर हा सबसे पहले चॉई के घर की जांच शुरू करता है। जब उसे पता चलता है कि जेनी की दादी किसी महत्वपूर्ण राज के बारे में जानती है तो वो संगठन की एक लड़की को उनके पीछे भेज देता है। उस लड़की के पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की खतरनाक शक्ति थी और अब उसका अगला निशाना था चॉई से जुड़ा हर वो इंसान जो सच जानता था। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि संगठन का नया मुख्यालय उसी रहस्यमयी चर्च के अंदर छिपा हुआ है जो पहले भी कई बार सामने आ चुका था। लगभग उसी समय 2 पुलिस ऑफिसर शहर में हो रही रहस्यमयी गुमशुदगियों की जांच करते हुए उस चर्च तक पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सी महिला उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और पूरे चर्च का दौरा करवाने लगती है। बाहर से देखने पर वो जगह बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे दोनों ऑफिसर अपना शक कम करने लगते हैं, खासकर तब जब वो महिला उन्हें चर्च के नीचे बने प्राइवेट कैफे को दिखाने का प्रस्ताव देती है। जब दोनों नीचे पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा कैफे बेहद शानदार और आरामदायक दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो कुछ वो देख रहे हैं वो असलियत नहीं थी। दरअसल पूरा माहौल उस महिला की अलौकिक शक्तियों से पैदा किया गया एक विशाल भ्रम था। उसकी शक्ति ने दोनों पुलिस वालों को पूरी तरह धोखा दे दिया था। आखिरकार दोनों चर्च से बाहर निकल जाते हैं और उन्हें किसी भी तरह की संदिग्ध चीज नजर नहीं आती। लेकिन उनमें से एक ऑफिसर बाद में भी लगातार बहुत पसीना बहाता रहता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है।
सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद उसके मन में एक अजीब बेचैनी बनी रहती है। उधर जेनी, कैंग और सन अभी भी ली के पीछे पड़े हुए थे। तीनों उसकी कार में उसके सामने बैठकर लगातार सुपर पावर से जुड़े सवाल पूछते रहते हैं। उनकी बकबक सुनकर ली जल्दी ही चिढ़ जाता है। उसका साफ कहना था कि वो इन लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, जेनी चुपके से उसका बैग चुरा लेती है। अब मजबूर होकर ली को उनके साथ रहना पड़ता है। तीनों लगातार अपनी नई शक्तियों के बारे में सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन ली ठंडे लहजे में कहता है कि वो खुद भी इन शक्तियों को पूरी तरह नहीं समझता और सच कहें तो अब वो इनके बारे में जानना भी नहीं चाहता। आखिरकार तंग आकर ली उन्हें कार से बाहर निकाल देता है और कहता है कि उसे अकेला छोड़ दें। लेकिन उनकी बहस अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक सड़क किनारे एक पुलिस कार हादसे का शिकार हो जाती है। कार बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरती है। बिना देर किए सब लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ली तुरंत मलबे में फंसे एक ऑफिसर को बाहर निकालने लगता है। वहीं जेनी और कैंग दूसरे ऑफिसर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।